चलो टॉपिक देख लेते हैं। असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला जो पार्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। अब अभी मैं सारे सेक्शन की आपको लैंग्वेज और थियरी तो आज कवर नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि टॉपिक में है क्या। कंसेप्ट वाइज पूरा कवर हो जाएगा, बाकी फिर सेक्शन वाला पार्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है वो समझना है। अब जो टैक्स का रेट है पार्टनरशिप फर्म का, उस पर हमने बात की थी। 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ये हम देख रहे थे। अब इसमें ये होगा कि फर्म है और पार्टनर्स है, तो उनका असेसमेंट डिफरेंटली होता है। वैसे पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, या एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी की तरह नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में उसको एक सेपरेट असेसी की तरह ट्रीट किया जाता है। उतना कंसेप्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, जैसे मेरी फर्म का एग्जाम्पल ले लो कि भाई इग्नाइट एकेडमी के नाम से मैंने एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा रखी है। अब इसमें हम दो लोग पार्टनर है, ठीक है, मैं हूँ और भूपेंद्र सर है, हम दो लोग पार्टनर है। 50-50% हमारा रेशियो है। तो जो भी इनकम इग्नाइट एकेडमी के नाम से हम अर्न कर रहे हैं, उस पर हमें टैक्स पे करना है, और उसी फर्म की इनकम में से हम दोनों को भी कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जिसको अपने पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन बोलते हैं। तो फर्म जितना भी पैसा कमा रही है, उस रेम्यूनरेशन में से कुछ हिस्सा हम लेके जाएंगे। जैसे हमारा रेशियो अगर इक्वल है 50% ईच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा पैसा लेके जा सकते हैं। अगर फर्म की P&L की हम बात करें, तो उसके अंदर जो भी इनकम साइड पे अमाउंट कलेक्ट हो रहा होगा, उसके सामने फर्म के नाम से जो भी एक्सपेंसेस है वो हम क्लेम कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंस होगा, एक्सपेंसेस मतलब इन द सेंस पार्टनर्स को कुछ भी पे किए बिना। इसमें एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, जेरोक्स, एडवर्टाइजमेंट, वो सब बोल रहा हूँ। तो जो भी फीस कलेक्ट मैं कर रहा हूँ वो इनकम साइड पे दिख रही है। उसके सामने जितने भी एक्सपेंसेस मेरे इस प्रोफेशन को चलाने के लिए इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो सारे एक्सपेंस में यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ। जो डिफरेंस का अमाउंट है उसको यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, दैट इज बुक प्रॉफिट। ये टर्म यूज होता है, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मतलब वो जो जिसमें से अभी तक पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया है, मैंने और सर ने अभी तक कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है। जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे क्लास का खर्चा है। तो सारा खर्चा ऐड करने के बाद, ये इनकम में से माइनस करने के बाद जो बचा, उस अमाउंट को अपने क्या बोल रहे हैं, दैट इज बुक प्रॉफिट। अब पॉइंट ये है कि बुक प्रॉफिट हम दोनों आधा आधा बांट के ले जाएं और अपने अपने अकाउंट से टैक्स भर दे, ऐसा हो नहीं सकता। रिटर्न फाइलिंग के हिसाब से ना यहाँ पे 3 लोग हैं। इग्नाइट एकेडमी का पैन नंबर अलग है, मेरा पैन नंबर अलग है, सर का पैन नंबर अलग है। तो हम 3 लोग हैं यहाँ पे, एक्चुअली 2 पार्टनर्स हैं, लेकिन तीसरा फर्म है। तो इनकम टैक्स की नजर में 3 असेसी है। आया समझ में? तीनों का पैन कार्ड अलग अलग है, तीनों का रिटर्न अलग फाइल होता है। मैं और सर इंडिविजुअली स्लैब रेट में टैक्सेबल है, लेकिन फर्म जो है उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स है। आया समझ में? अब ये बुक प्रॉफिट में से ऐसा बोला हुआ है, इसके लिए एक सेक्शन है, दैट इज 40 क्लॉज बी। ये सेक्शन पीजीबीपी में भी डिस्कस होगा और इस चैप्टर में अलग से बोला हुआ है। 40 क्लॉज बी वाला जो सेक्शन है वो ये बोलता है कि पार्टनर्स को आप जो भी पैसा देना चाहते हो, अब पार्टनर्स को जो पैसा दिया जाता है ना, वो अलग अलग नाम से दिया जाता है। आपने सारे टर्म्स पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़े होंगे। पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, ये सब चीजें बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज्यादा नहीं दे सकते, आपने पॉइंट पढ़ा होगा। ये सारी चीजों की बात यहाँ पे हो रही है, एक साथ सब कुछ ही इंक्लूड हो गया। तो बोला हुआ है कि इस बुक प्रॉफिट में से 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मिलेगा पार्टनर्स को, और उसमें सारे अमाउंट आ गए, सारे नाम आ गए, रेम्यूनरेशन से लेके कमीशन, बोनस तक, सैलरी तक, जो मैंने आपको बोले। बाकी का जो अमाउंट है ना, वो फर्म के नाम पे ही दिखेगा। तो इन शॉर्ट हम इसमें से कुछ अमाउंट पर्टिकुलर क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा रेम्यूनरेशन है, बट पूरा 100% अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक अमाउंट अज्यूम कर लेता हूँ, ये इनकम एक्सपेंस सब कुछ सेटल करके जो एक बुक प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है, लेट दैट बुक प्रॉफिट बी 5 लाख रुपीज, बिना पार्टनर्स को कुछ पे किए। अभी तक इसमें से हमने कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं लिया। अब ये 5 लाख रुपए हम ऐसे 2.5 लाख करके बांट नहीं सकते। इस पे लिमिट है कि मैक्सिमम पार्टनर के अकाउंट में एज रेम्यूनरेशन कितना क्लेम किया जा सकता है, जो ये सेक्शन प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन ये बोलता है कि आपका जो बुक प्रॉफिट है ना, जैसे 5 लाख रुपए मैंने लिया, तो फर्स्ट 3 लाख रुपीज का जो बुक प्रॉफिट है, अप टू दैट एक्सटेंट, पार्ट्स में बट रहा है, स्लैब जैसा ही है। तो पहले 3 लाख रुपए तक का जो भी बुक प्रॉफिट होता है, उसमें पार्टनर्स मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं, उसकी 2 कंडीशंस है। एक तो बोल दिया 1,50,000 रुपीज फ्लैट फिक्स अमाउंट, या फिर दूसरा बोला है 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, इतना हम मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आपस में क्लेम कर सकते हैं। बाकी का अमाउंट फर्म के अकाउंट में टैक्सेबल होगा 30%। ये बात हो रही है। ऐसा सब क्यों रिस्ट्रिक्शन रखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया? नहीं तो क्या होता, हम 2.5 लाख रुपए रेम्यूनरेशन दिखा के निकल जाते, फर्म का प्रॉफिट हो जाता 0, टैक्स भरना ही नहीं। तो 30% स्लैब रेट या 30% फ्लैट रेट कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होता। कौन पार्टनरशिप फर्म के नाम पे फिर टैक्स पे करेगा? मैं तो इंडिविजुअल में ले जाऊंगा, वहाँ स्लैब रेट का बेनिफिट ले लूंगा। पहले 2.5 लाख पे बेसिक एग्जेम्पशन होता है, 0 टैक्स। तो ये 30% फर्म के ऊपर टैक्स लगाना, तो सरकार खुद बेवकूफ बन रही है प्रोविजन बना के।
तो उसके साथ साथ ये सेक्शन इम्पोज करके उन्होंने सर्टन कर दिया कि आपके बुक प्रॉफिट में से एक हिस्से पे तो 30% टैक्स लगने ही वाला है, कुछ भी करके आप नहीं बचा सकते इसको। ये बेसिक आइडिया है इसका, समझ आए? तो पहला 3 लाख का जो बुक प्रॉफिट है उसमें से कितना रेम्यूनरेशन दिखा सकते हैं, ये दो लिमिट में से विच एवर इज हायर। अब आप बोलोगे सर 3 लाख पे 90% तो 2,70,000 होता है, इससे कंपेयर करोगे तो हमेशा यही हायर आएगा, वो सही है। लेकिन अगर आपका बुक प्रॉफिट जैसे मैंने 5 लाख लिया तो अगर 2 लाख है, 1,30,000 है, 1,50,000 है, तो कहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि 1,50,000 90% से ज्यादा आएगा। वो तो मैथ्स वाला पार्ट है, तो हमें तो कंडीशन समझनी है क्या है। अब नंबर्स पे तो बाद में जैसे जाएंगे पता चली जाएगा। अच्छा, अपना बुक प्रॉफिट तो 3 लाख से ऊपर जा रहा है ना, तो पहले 3 लाख का हिसाब तो यहाँ हो गया, 270 आ गया आपका आंसर, वो भी ठीक है। अब जो ऊपर का अमाउंट है ना, अबव 3 लाख जितना भी है, मतलब 3 to 5 लाख, जैसे अपना 2 लाख रुपीज हो रहा है, तो अबव 3 लाख जितना भी अमाउंट है उसमें से पार्टनर्स मैक्सिमम 60% अमाउंट रेम्यूनरेशन के नाम पे दिखा सकते हैं। आया कुछ समझ में? क्लियर हुआ? तो ऐसे करके हमें गिनना पड़ता है कि इसमें से कितना हम खर्चा क्लेम करें एज पार्टनर सैलरी और कितना टैक्स फर्म पे करेगी। अब इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको यूज ही कर लेते हैं ना। 5 लाख रुपए बुक प्रॉफिट के हिसाब से अगर गिने तो पहले 3 लाख रुपए अलग हो जाएंगे, 3 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट है वो अलग से लिखेंगे। इस 3 लाख पे क्या कंडीशन है, या तो 1,50,000 या 90%, दोनों में से विच एवर इज हायर। क्या सिलेक्ट होगा? 90%। मतलब इस 3 लाख में से हम लोग 2,70,000 क्लेम कर लेंगे एज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर हम इससे कम क्लेम करना चाहते हैं तो हमारी मर्जी, बट इससे ज्यादा क्लेम करेंगे तो मैक्सिमम क्लेम इतना ही मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है। ऊपर के जो 2 लाख रुपए है उस पर क्या क्राइटेरिया? 60%। कितना हो गया ये? दोनों को ऐड कर लो, टोटल कितना बन रहा है? 3,90,000। अब इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट आ गई 3,90,000 की, मैक्सिमम हम इतना ही पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा 3,90,000। बाकी डिफरेंस कितना बचा? 1,10,000। इस पे फॉर्म को टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। अब ये पार्टनर्स कितने हैं उस पर, हम 2 पार्टनर है, हमारा इक्वल रेशियो है, तो ये अमाउंट हम हाफ हाफ करके दोनों लेके चले जाएंगे। आधा मैं क्लेम कर लूंगा, आधा सर क्लेम कर लेंगे। ये हमारे इंडिविजुअल अकाउंट में टैक्सेबल होगा स्लैब रेट पे। और ये वाला जो है ना, इसके ऊपर फर्म के अकाउंट से हमें फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो अमाउंट आ जाएगा 33,000। बाकी का सेस और वो सब तो अपने ऐड कर ही लेंगे। तो इसमें से इतना अमाउंट टैक्स में चला गया, बाकी का अमाउंट जो है वो फर्म का ही है। अब उस अमाउंट में से हमें, क्योंकि फर्म के अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें से आप ये 33,000 हटा दो, बाकी का अमाउंट कितना आएगा? 77,000 आएगा अप्रोक्सीमेटली। सेस और वो सब भी इग्नोर कर देते हैं। ये 77,000 किसका है? ये हम 2 पार्टनर्स का ही है ना। हम चाहे तो इसको विड्रॉ करके लेके जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये विड्रॉल जो दिखेगा ना 50% करके जो भी है, वो कैपिटल विड्रॉल दिखेगा, वो सैलरी नहीं दिखेगी। वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ये पैसा है हमारा ही, मैं फर्म के अकाउंट में क्यों 77,000 रखूंगा? आधा मैं ले जाऊंगा, आधा सर ले जाएंगे, हम यूज कर लेंगे। तो वो हम यूज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्लेम दिस एज पार्टनर सैलरी। मैं अगर विड्रॉ करता हूँ इग्नाइट एकेडमी के अकाउंट से, तो एंट्री तो दिखानी पड़ेगी ना कि पार्टनर ये पैसे क्यों लेके गया, किस पर्पज के लिए। तो क्या मैं इसको पार्टनर सैलरी दिखा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि पार्टनर सैलरी की लिमिट ये रही 3,90,000 और वो हमने पूरी यूज कर ली। ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 195। तो 1,95,000 हम दोनों ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, पूरी लिमिट यूज कर ली है। तो पार्टनर सैलरी के नाम पे तो इतना इतना अमाउंट दिख रहा है। अब इसमें से मैं कुछ भी लेके जाऊंगा तो वो कैपिटल विड्रॉल दिखेगा। मतलब इग्नाइट एकेडमी फर्म में मेरी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से जितना मैं लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, जैसे बिजनेस में भी होता है वैसे। तो इसका ट्रीटमेंट वैसे होगा। तो लेके तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, जा सकता हूँ, लेकिन वो कैपिटल विड्रॉल के फॉर्म में फिर दिखाना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो रेम्यूनरेशन मैक्सिमम इतना ही क्लेम कर सकते हैं। तो देखो, फर्म पे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टैक्स आएगा ही, ये डिपार्टमेंट ने इस सेक्शन को बना के फिक्स कर दिया, और इसके ऊपर हम इंडिविजुअल टैक्स पे करेंगे। अब इसका असेसमेंट मेरे अकाउंट में अलग से होगा, सर के अकाउंट में अलग से होगा। अब जब मैं मेरा इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करूंगा तो उसमें दिखेगा ना इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसमें ये 1,95,000 दिखेगा, रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, मेरे लिए ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल है, सैलरी या पीजीबीपी? पीजीबीपी, सैलरी नहीं पीजीबीपी। उसका रीजन ये है कि पीजीबीपी का जो हेड है उसमें सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है, उसमें ये चीज स्पेसिफिक लिखी है कि पार्टनर को उसकी फर्म से कुछ भी पैसा सैलरी या रेम्यूनरेशन के नाम पे मिलता है तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल है। आइडियली आप इसको सैलरी बोल भी नहीं सकते, मैं सैलरी पे थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की फर्म है और फर्म सेपरेट एंटिटी है नहीं। ये तो सिर्फ टैक्सेबिलिटी के लिए उसको सेपरेट असेस ही बताया हुआ है, कोई कंपनी तो नहीं है ना जिसका मैं डायरेक्टर हूँ या एम्प्लॉय हूँ। तो एक्चुअली में मेरा कोई एम्प्लॉयर है ही नहीं ना, फर्म तो मैंने खुद बनाई। अच्छा, पार्टनर नहीं होगा तो फर्म एग्जिस्ट करेगी क्या?
नहीं, तो उसका कोई आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस ही नहीं है। तो मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो ये सैलरी कैसे हो सकती है? ये तो मैंने मेरे खुद के बिजनेस से कमाया, एंटिटी सेपरेट बनाई और उसमें से मैं पैसा लेके आया। तो इसको सैलरी के हेड में रखा ही नहीं है चार्जिंग सेक्शन में, बट पीजीबीपी में स्पेसिफाई किया है। तो ये क्लियर बोला है कि जितना भी अमाउंट फर्म अपने बुक प्रॉफिट में से पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है सब्जेक्ट टू दिस लिमिट, वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा एज पीजीबीपी, और फर्म को उतना डिडक्शन उसके पीएनएल में मिल जाएगा। उसके ऊपर उसको टैक्स पे नहीं करना है, बाकी अमाउंट पे टैक्स पे करना है। ये है पूरा सिस्टम कि भाई फर्म की टैक्सेबिलिटी कैसे आती है। तो छोटा सा भी अमाउंट अगर बुक प्रॉफिट का फर्म की तरफ जाता है तो उस पर टैक्स का अमाउंट अच्छा खासा लग जाता है। 1 लाख रुपए मैंने आपको नॉमिनल भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये 30,000 रुपये जो मुझे टैक्स देना ही देना है, तो महंगा हो गया। अब इसमें क्या होगा, मेरी बाकी की इनकम भी ऐड होगी जब मेरा इंडिविजुअल रिटर्न बनेगा। पीजीबीपी से इतनी इनकम आई, बाकी कुछ हाउस प्रॉपर्टी है, बाकी अदर सोर्सेज है, वो सब टोटल होगा और फिर उसके ऊपर स्लैब रेट लगेगा। अब सपोज मेरी और कोई इनकम है ही नहीं, सिर्फ ये इनकम है, तो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख वाला यूज कर लूंगा, मेरा टैक्स लायबिलिटी 0। तो इंडिविजुअली टैक्स 0, लेकिन फर्म का टैक्स आ रहा है 33,000, ये फर्म के अकाउंट से पे करना है। क्लियर सिस्टम समझ आ गया? ऐसे टैक्सेबिलिटी यहाँ पे होती है। आप इसको एक बार नोट कर लो, लिख लो, फिर कल बाकी इसके सेक्शंस भी बताऊंगा तो पता चल जाएगा। तब तक देख लेता हूँ और कोई पॉइंट बाकी है तो ऐड ऑन करवा देता हूँ, नोट कर लो इसको। आपको ये जो अमाउंट बच रहा है ना, इसमें से कैपिटल विड्रॉल नहीं करना हो तो आप बैंक से कैश उठा लो, पार्टनर कैश लेके चले जाएंगे। ऑन पेपर बुक्स में दिखेगा कैश इन हैंड, अकाउंट में से दिखाया है तो कैश इन हैंड दिख रहा है, तो फॉर्म के अंदर ही पैसा दिखेगा और आप पैसा यूज कर सकते हो। तो वो भी ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आपको अकाउंट में पैसे लेने। क्वांटिटी कम है, अमाउंट छोटा है, जैसे ये अमाउंट बहुत छोटा है, इसमें से अगर 20-20 हज़ार दोनों पार्टनर कैश उठा के ले जाए तो थोड़ी पता चलेगा कैपिटल विड्रॉल है या एक्सपेंसेस है, उल्टा कैश इन हैंड दिखता रहेगा। बाद में कभी खर्चे डालने के लिए कैश यूज करना है तो वही अमाउंट यूज कर लेना। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ये सब में से कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो बोलो। क्लियर? ठीक है, तो ये कंप्लीट है, इतना ही रखते हैं। इसमें और कोई पॉइंट ऐसे बाकी तो नहीं है, इतना इनफ है। बाकी सेक्शन के साथ जो थियरी रिलेट करानी है वो फिर कल करा दूंगा, तो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक।